Guys, go through last lecture notes. If you have any doubt, please ask. Last lecture we have almost completed this chapter alkene. कुछ reactions रह गई, other reactions करके मैंने एक flow chart बनवाया होगा, तो उसी को complete करते हैं आज पहले तो. So पहला मेरे ख्याल से reaction आपने लिखा होगा oxidation. So I'll start with complete oxidation. Complete oxidation का मतलब है combustion. Combustion आपने gaseous state में भी पढ़ा होगा. एल्केन अगर आप जनरल मैनर में ऐसा लिखते हैं, इट्स वेरी सिंपल. इफ n कार्बन एटम्स आर देयर, यू विल राइट NCO2. 2n+2 है, उसका हाफ H2O बना दीजिए, तो इसको आप ऐसा लिखोगे. फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, इधर से 2n आया, इधर से n+1, तो 3n+1 आया, और इधर 2 लिखा हुआ है, तो 3n+1 डिवाइडेड बाई, ये आपका कंबशन का इक्वेशन. में क्या है कि जो कंबशन है बेसिकली वो उसमें हीट रिलीज हो रही है, तो ये हमारे लिए एक्सोथर्मिक हो गया. और जो हीट ऑफ कंबशन है वो प्रोपोर्शनल, एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, जितने कार्बन हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे उतना कंबशन ज्यादा होगा. या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हीट ऑफ कंबशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये आप पहले कॉपी कर लो. Is this the first page? क्या बेटा? The first page. Yes, this is first. Sir, HOC क्या है? हो गया बेटा? Should I remove this? Sir, HOC क्या है? Heat of combustion बेटा, heat of combustion. Done. ओके. इसके बाद इसमें ऐड करिएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. Incomplete oxidation, and you can write a simple note here. Incomplete oxidation gives carbon black. Carbon black with insufficient O2. और ये जो कार्बन ब्लैक है ये एक्चुअली यूज करते हैं हम लोग प्रिंटर जो इंक होता है उसमें, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटिंग इंक. और इसका सिंपल सा इक्वेशन लिख सकते हो, CH4 + O2 C + 2H2. कॉपी कर लो बेटा इसको.
ये सारी चीजें आप मानकर चलिए कि एग्जाम में बहुत कम चांस है पूछने का। हम लोग ने मेजर वाली जो चीजें थी वो सब कर रखी हैं, बट जो जेई मेन है उसमें कई बार इस तरह की क्वेश्चंस आए हुए हैं। एडवांस में तो नहीं पूछा है, तो लेकिन अपने को नोट्स में तो लिख कर रखना है। That's सर प्रीवियस पेज पे कोई नोट लिखा था? प्रीवियस पेज नोट तो नहीं लिखा है, बस कंप्लीट कंबशन है तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, रिमूव कर दें। यस सर। अब इसमें नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये सब प्रोडक्ट्स तुम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते एग्जाम में। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इसमें भी एक नोट लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले तो। विद अ regulated supply, with a regulated supply of air or oxygen at high pressure, and in the इसको लिखेंगे presence, in the presence of a suitable catalyst, alkanes give a variety of oxidized products. अब इसमें लिमिटेड कुछ रिएक्शंस हैं, वो लिख लेते हैं। अगर आएगा तो इसमें से ही आएगा, नहीं तो नहीं पूछेगा वो। ये आप नोट कर लो। इसी का अगर हम एमओ मीन्स मॉलिबेडनम होता है बेटा। फिर एक रिएक्शन आप ये भी लिख लो, CH3 का CH3CO होल ट्वाइस Mn, ये बनता है एसिटिक एसिड। और एक रिएक्शन जो बहुत पॉपुलर है वो है जब टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, and if you treat with KMnO4, that H gets replaced with OH. ठीक है, कॉपी कर लो बड़ा इसको। सर वो सी लिखा है। आवाज नहीं समझ में आई बेटा। सर वो सी लिखा है। कोई बता सकता है बेटा क्या पूछ रहा है ये बच्चा? सर फर्स्ट रिएक्शन में एरो के ऊपर कैटलिस्ट कौन सा है? Cu है। कॉपर। CH3COOH के बाद क्या? क्या बेटा? CH3COOH के बाद क्या लिखा? H2O, ये H2O है। ठीक है,
Should I remove this? Sir, 1 minute. Done, sir. Sir, 1 minute, sir. Hmm. Done, sir. चलिए, अब आप देखिएगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एक नोट इसमें भी ऐड करिए बेटा। देखिएगा, नाइट्रेशन इज कैरीड आउट, nitration is carried out in vapor phase. Nitration is carried out in vapor phase at around 400 to 500 degrees Celsius. Nitration is carried out in vapor phase at around 400 to 500 degrees Celsius in the presence of HNO3 or N2O4. In the presence of HNO3 or N2O4. Nitroalkanes are formed. Nitroalkanes are formed. Nitroalkanes are formed having number of carbon atoms. Nitroalkanes are formed having number of carbon atoms same or less than the starting alkane. Same or less than the starting alkane. जैसे मान लीजिए कि आपको ये प्रोपेन दिया हुआ है, हम यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक आइडिया आप ले सकते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वैसे होती है, बट वो यहाँ हम करेंगे नहीं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें नोट को सीधे सीधे यूज करो। वो क्या कह रहा है कि पहले आप उतनी ही कार्बन एटम का एल्केन बना लो, तो एक मतलब नाइट्रो एल्केन बना लो। तो मैं यहाँ पर ऐसे बना सकता हूँ नाइट्रो एल्केन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये ऐसा बना लिया। फिर उसने कहा कि साथ में आपको और क्या मिलता है, जो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन्स हैं, समझ लो इसके, उसका भी मिल जाएगा। तो आप एक कार्बन कम कर दो तो ये दिखाई देगा ऐसा। अब इसमें कहीं शिफ्टिंग तो करा, शिफ्टिंग का मतलब आप इस एच को हटाओ या इस एच को सेम ही मिलेगा आपको, फिर एक और कार्बन कम कर दो। ये इस तरह से आप प्रोडक्ट सारे लिख सकते हो, कोई भी एल्केन दिया हो तो कॉपी कर लो।
Done. अब इसमें यहीं पर ऐड कर देना आप सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। इसमें एक मान लो एल्केन दिया हुआ है, सीधे सीधे आप इसमें एक तो H2SO7 इसको बोलते हैं ओलियम, या फिर SO3 इन H2SO4, SO3 इन कॉन्सेंट्रेटेड SO4, इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम के साथ रिएक्शन होता है, सीधे H हटाकर आपको SO3H लगा देना, बस सल्फेशन इज डन। इसको कॉपी कर लो बेटा। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन इसके लिए एक नोट लिखिए। नॉर्मल एल्केन्स when heated with normal alkanes when heated in the presence, ऐसा करके लिखिएगा, normal alkanes when heated in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl, anhydrous AlCl3 and HCl at around 300 degrees Celsius. Normal alkanes when heated in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl at around 300 degrees Celsius, branched chain alkanes are obtained. Branched chain alkanes are obtained. उसी को आप आइसोमर्स बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे जैसे मैं एक एग्जांपल, मैंने इसको पहले भी शायद बताया हुआ है किसी जगह पर। ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। इसको वो कह रहा है नोट में कि अगर आप AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो आपको ब्रांच वाला सेम कार्बन का एल्केन मिलेगा। तो वो क्या होगा? ऑफ कोर्स आइसोब्यूटेन है। ये इसको भी कॉपी कर लो बेटा। सर आप एक बार नोट रिपीट कर सकते हो? मैंने नोट में बोला नॉर्मल एल्केन्स व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3 and HCl at around 300 degrees Celsius,
branched chain alkanes are obtained. किसी बच्चे ने पूछा इफ मोर देन पॉसिबल, हाँ तो इफ मोर देन वन पॉसिबल आप सारे बनाइए, ठीक है, जो भी आइसोमर्स बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसमें एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा। Normal alkanes having normal alkanes having 6 or more carbon atoms, 6 or more carbon atoms on heating at around 500 degrees Celsius, at around 500 degrees Celsius and 10 to 20 atm pressure, 10 to 20 atm pressure, and in the presence of as oxides, in the presence of oxides, in the presence of oxides like V2O5, MO2, molybdenum, MO2O3, Cr2O3, over alumina, आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत मिलेगा। Give benzene and its homologue. सर एल्यूमिनियम के बाद Benzene and its homologues. Benzene and give benzene and its homologues. जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है C6H14 और वो आपको इसी तरह से देगा Cr2O3 ऐसा करके लिख कर देगा, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह हाईलाइट कर देगा आपको इस तरह से। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको कंडीशंस में दिया तो इट्स ओके। हाँ, आप ऐसा नहीं कि एकदम रिजिड हो गया कि हमको ये नहीं दिया अब नहीं करेंगे। तो इसमें आपको मिल जाएगा बेंजीन और यहाँ से आप H2 हटा दो। फिर मान लीजिए C7H16 दिया है तो एक कार्बन एक्स्ट्रा है, कंडीशंस वही है, तो बेंजीन आप बनाएंगे, बस उधर आप एक मिथाइल लगा दो, ठीक। तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो केवल एक CH2 का डिफरेंस है, इसीलिए होमोलॉग्स बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। सो Al2 क्या लिखा है? Al2O3 बेटा, एल्यूमिना को Al2O3 लिखते हैं, ठीक है। ओके सर।
तो होमोलॉगस क्यों बोलते हो, वापस बता सकते हो? होमोलॉगस इसीलिए बोलते हैं, बट आप बेंजीन और इसके उसमें कंपेयर करोगे ना, तो एक H हटा के CH3 लगा है, यानी डिफरेंस CH2 का होता है। जब भी फैमिलीज में CH2 का डिफरेंस होता है तो उनको आप होमोलॉग्स बोलते हैं, यानी होमोलॉगस सीरीज वाला जो होता है ना, उसी वाले स्टाइल। ओके सर। हो गया बेटा? डन सर। नेक्स्ट लिखिएगा क्रैकिंग, और इसको हम लोग पायरोलिसिस भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से यही आपका उस फ्लो चार्ट में लास्ट होगा, एक बचा हुआ। तो इसमें ये बड़ा सिंपल है, इसका मतलब केवल इतना आप लिख लो, क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ एल्केन इनटू स्मॉलर एल्केन्स एल्कीन्स एंड H2। बस इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं अगर लेता हूँ CH3 CH2 CH3, और वो कहता है इसको आप 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो, तो सबसे पहली चीज है, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, राइट, उनको आप एक एक कम करते चले जाइए। तो यहाँ बन जाएगा एक इथेन, फिर क्या बन जाएगा मीथेन, फिर अब क्या करना है, एल्कीन बना दो। तो एल्कीन क्या बन सकता है, ये बन सकता है, ये जो बना, सॉरी, ये जो बना उसका भी एल्कीन आप बना सकते हो, लाइक दिस। बस आंसर कॉपी कर लो, सीधे सीधे नोट यूज करना है।
Am I audible बेटा? आवाज आ रही है? Yes, sir. Officially we have completed this alkane part, but there are few reactions and few things जो आप थोड़ा और अगर बढ़ेंगे तो आप जो है थोड़ा सा आपको एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। कुछ चीजें जो आप एग्जाम में खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको घर से पढ़कर जाएंगे, करके जाएंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डील विद दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक जैसे एल्केन के एल्केन में मीथेन जो है ना, वो थोड़ा अलग से अगर आप लिखेंगे, जैसे मीथेन के लिए अगर मैं बोलूं तो एक दो प्रिपरेशन मेथड्स उसके बड़े पॉपुलर हैं। एक होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड, वैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, ठीक। और एक होता है बेरेलियम कार्बाइड, बेरेलियम कार्बाइड Be2C। इन दोनों का अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिल जाएगा मीथेन। ऑफिशियली भी हम लोगों को जो कार्बाइड्स पढ़ने हैं, जिनके हाइड्रोलिसिस पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं आपको टोटल 4। एक एल्यूमिनियम कार्बाइड जिसका हाइड्रोलिसिस मीथेन देता है, एक बेरिलियम कार्बाइड जिसका हाइड्रोलिसिस मीथेन देता है, और एक है कैल्शियम कार्बाइड जो फ्यूचर में बताऊंगा आपको, वो आपको देता है एसिटिलीन C2H2। और एक होता है मैग्नीशियम कार्बाइड जो आपको देगा प्रोपाइलीन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको 4 कार्बाइड्स मेनली पढ़ने होते हैं। 2 हम अभी लिख रहे हैं जानबूझ करके, वो बाद में आएंगे। तो एक तो ये मीथेन प्रिपरेशन के लिए है। एक इसी में जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था ना बेटा, वो तो उसको ये H2 उसी तरह का हाइड्रोजनेशन डाल दिया हमने, ये और हाइड्रोजनेशन है तो मेरे ख्याल से अगर तुम उस टाइम पे बताया गया होगा रिएक्शन का नाम, हाइड्रोजनेशन जो हम करते हैं ना उसके लिए। आप चाहिए तो वैसे नाम पूछता तो है नहीं, सैंडरसन रिएक्शन, इसको भी आप लिख लेना नेम के साथ। वैसे यहाँ पर क्या मिलेगा, सीधे सीधे मीथेन आप दिखा सकते हो। एक ये भी आप लिख लो बेटा, इतना कॉपी कर लो पहले।
ओके बेटा? Yes, sir. अब इसमें मीथेन हो गया। साइक्लो एल्केन्स का कुछ पार्ट है जो अगर आप कर लोगे पहले से तो ज्यादा कंफर्टेबल होगे, ऑल्दो आप खुद भी एग्जाम में सोच सकते हो उन सब के बारे में। जैसे अगर आप रिकॉल करो, वर्ड्स रिएक्शन मैंने आपको बताया था। वर्ड्स रिएक्शन 2 आपको चाहिए होता है RX, है ना, और सोडियम इन ड्राई ईथर आप डाल देते हो तो क्या होता है उसमें, तो फ्री रेडिकल बनता है। अब इस वाले में क्या होगा, सोचो, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, वो आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या दे देंगे आपको, साइक्लोप्रोपेन, है ना। इस तरह से आपको साइक्लिक कंपाउंड्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब इसी में मैं अगर करूं कि एक और कार्बन ऐड कर दूं तो इट इज लाइक दिस। इसमें तुम जिंक भी डाल सकते हो, तो इस बार मैं जिंक वाला लिख लेता हूँ ऐसा। तो इस बार क्या मिलेगा आपको, नहीं, इसमें तो एक और कार्बन उतने ही डाले ना, तो इसमें हम पहले उतने ही बना लेते हैं। तो इसमें भी आपको साइक्लोप्रोपेन मिल गया। अब इसमें मान लीजिए मैं 4 कार्बन ले लेता, लाइक दिस 1 2 3 4, और इसी तरह का जिंक की TOH डाल दिया तो क्या मिल गया, साइक्लोब्यूटेन। अब इसी में 5 कार्बन एटम्स तुम ले सकते हो। अगर 5 कार्बन एटम्स दोगे लाइक दिस, और इसी तरह आप जिंक की TOH ले दो तो ये क्या मिल जाएगा आपको, साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स भी आप बना सकते हैं, इनको भी कॉपी कर लो। या Done, sir. देखो इसमें साइक्लो 2 बड़े इंपॉर्टेंट अपने लिए हैं, एक साइक्लो प्रोपेन एंड एक है साइक्लो ब्यूटेन। इन दोनों में देर इज ह्यूज एंगल स्ट्रेंथ, और साइक्लोप्रोपेन में तो बहुत ही ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ ह्यूज एंगल स्ट्रेन इनमें रिएक्शंस होते हैं जिसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। These compounds undergo
एडिशन रिएक्शन। और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो एडिशन कर दो आप। यहाँ पर ये C3H6 है तो C3H8 हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। साइक्लो ब्यूटेन ले लो, ये लाइक दिस। यहाँ पर टेम्परेचर जो है थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है, ये भी लिख लो आप। रिमूव कर दे मैडम। यस सर। चलिए अब इसमें जो इसका लास्ट पार्ट, किसी ने कुछ बोला बड़ा? सर उसमें एंगल, ह्यूज एंगल स्ट्रेन, इसीलिए एडिशन रिएक्शन होता है। हाँ, huge angle strain is responsible for instability and because of that these two compounds undergo addition reaction. मतलब कनेक्शन कैसा है, मतलब सर रिलेशन कैसा है? स्ट्रेन अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है तो उस फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा, तो कोई आया कंपाउंड से रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बन गया जो स्टेबल। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक नाम आप बहुत सुनते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, तो वो भी आप लिख लो तो आपको ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। क्रूड ऑयल के बारे में सब लोग सुनते हैं, जानते हैं। क्रूड ऑयल होता क्या है बेसिकली? इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, इसमें कई सारी चीजें हैं। एल्केन्स आप लिखते हो, एल्केन्स में यूजुअली C1 से लगा करके C30 तक का कॉम्पोजिशन होता है। फिर इसमें आप लिखिएगा एल्केन्स के अलावा आप साइक्लो एल्केन्स लिखिए। फिर इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लिख सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लिख सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन सल्फर भी लिख लीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, अब जो क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन करते हैं हम। जब आप इसकी रिफाइनिंग करते हैं तो आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं। डिफरेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है जो आप सेपरेट करते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम गैस हो, LPG वगैरह की आप बात कर लो,
इसके अलावा गैसोलीन, पेट्रोल बोलते हैं, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारे के सारे डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इसमें हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं वो गैसोलीन यानी पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, उसकी फ्यूल क्वालिटी का स्टडी करते हैं। तो इसको पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको जो पेट्रोल है यानी गैसोलीन, उसकी जो फ्यूल क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग कुछ बताऊं। हो गया? शुड आई रिमूव दिस? Yes. अब इसमें आप लिखिएगा गैसोलीन, ब्रैकेट में आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं, और इसमें आप कॉम्पोजिशन लिख लीजिएगा, C6 से लगा करके C12 तक लगभग रहता है। ठीक है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात ना। तो इसमें सबसे पहले मेनली हमको एक्चुअली फ्यूल क्वालिटी पढ़नी है, उसके लिए एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग, नॉकिंग। अगर कभी तुमने देखा होगा कि पुरानी जो गाड़ियां होती हैं, कार्स वगैरह, आप मारुति 800 वगैरह, तो बड़ा आवाज करते हैं उनके इंजन, तो वो जो आवाज आती है ना, उसको नॉकिंग बोलते हैं। तो आप यहाँ पर पहले तो एक सिंपल सा इसका नोट लिख लो नॉकिंग के रिगार्डिंग, लिखिएगा, a sharp metallic rattling sound, a sharp metallic rattling sound in an internal combustion engine, a sharp metallic rattling sound in an internal combustion engine by burning of fuel unevenly. A sharp metallic rattling sound in an internal combustion engine by burning of fuel unevenly is known as knocking. Due to this knocking, there is loss of energy.
लॉस ऑफ एनर्जी। एक सीधा सीधा कनेक्शन क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं लेस नॉकिंग implies better fuel, less knocking implies better fuel। अब किस टाइप के जो फ्यूल्स हैं उनमें नॉकिंग कम होती है, तो एक आपको ऑर्डर में दे रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, इसको बोलते, ये है टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग। टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग ऑर्डर क्या है कि जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स है उनकी नॉकिंग बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रेट चेन एल्केन्स, इसका मतलब ये बहुत ही खराब पेट्रोल का उस कंपोजिशन में आएगा। स्ट्रेट चेन एल्केन्स, इसके बाद आप लिख दो ब्रांच्ड, यानी थोड़ा बेटर हुआ। ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन क्या, ब्रांच्ड एल्केन्स। फिर इसमें आप लिख लीजिएगा एल्कीन्स, फिर आप लिख लीजिएगा साइक्लो एल्केन्स, और फिर लिखिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका ऑर्डर किस चीज का है बेटा, नॉकिंग का है। तो जो इसका इसी में डाल दीजिएगा, रिवर्स विल बी द ऑर्डर ऑफ फ्यूल क्वालिटी। ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लो। सब ब्रांच अल्केन्स के बाद क्या लिखा है? ब्रांच एल्केन के बाद लिखा है बेटा एल्कीन्स, अच्छा ओके। फिर साइक्लो एल्केन्स, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। डन बेटा। यस सर। अब इसमें ये तो हमको पता चल गया कि बेटा नॉकिंग जितनी कम होगी फ्यूल क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। अब मेजर कैसे करें, है ना, हाउ टू मेजर फ्यूल क्वालिटी। कोई एक स्केल होना चाहिए, तो इसके लिए एक स्केल प्रिपेयर किया गया। स्केल जिसका नाम एक्चुअली ऑक्टेन नंबर के बेसिस पे दिया गया, एक टर्म डिफाइन किया गया ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, फ्यूल क्वालिटी। ठीक है, इसके लिए एक रैंडम स्केल बनाया गया जिसमें एक कंपाउंड है जिसका नाम है नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेप्टेन उसको चूज किया गया, और एक दूसरा कंपाउंड चूज किया गया जिसको पहले भी शायद ये नाम मैंने आपको बताया है, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, इफ यू रिकॉल। इसका नाम आइसो ऑक्टेन ट्रेडिशनली बोला जाता है। याद है मैंने आपको बताया था कि आइसो नियो जो है वो केवल 7 कार्बन एटम्स तक रहता है, उसके आगे नहीं, और ट्रेडिशनली इसको आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। और जो रूल वाइज आइसो ऑक्टेन ये नहीं बनता है,
और यहाँ पर ऑक्टेन 8 कार्बन एटम्स के लिए वैलिड भी नहीं है। इसके लिए जो ऑक्टेन नंबर है उसको हम 100 एज्यूम करते हैं और इसके लिए ऑक्टेन नंबर 0। अच्छा, कोई बता सकता है कि इसके लिए 0 क्यों और इसके लिए 100 उल्टा क्यों नहीं एज्यूम किया गया? कोई आइडिया? बोलिए। कोई नहीं ध्यान दे रहा है क्या? उल्टा भी तो रेफरेंस ले सकते थे। इसको ही क्यों लिया कि इसको 0 किया और उसको 100 किया ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर फ्यूल क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। ऑक्टेन नंबर फ्यूल क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। तो फ्यूल क्वालिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा नॉकिंग। नॉकिंग किसका कम होगा बेटा? जिसका स्ट्रेट चेन रहता है उसका नॉकिंग बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको खराब फ्यूल मानते हुए 0 कंसीडर किया गया और ये बेटर है। तो ये आपका स्केल प्रिपेयर कर लिया गया। अब मान लीजिए कि तुमको कोई एक ऐसा अननोन फ्यूल दिया हुआ है और इसका तुम्हें ऑक्टेन नंबर फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड ऑक्टेन नंबर। ठीक, तो इसके लिए जस्ट गेट नॉकिंग। तो जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उससे आवाज आपने मेजर कर ली कितना आ रहा है किसी इंटेंसिटी का। फिर आपने एक मिक्सचर प्रिपेयर किया। प्रिपेयर व्हाट? अ मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर? एक उसमें होना चाहिए नॉर्मल हेप्टेन और एक होना चाहिए उसमें आइसो ऑक्टेन। और ऐसा मिक्सचर हो कि इसकी नॉकिंग और इसकी नॉकिंग सेम हो जाए। तो उस टाइम पर अगर नॉकिंग सेम हो गई, तो जो ये परसेंटेज होगा ना आइसो ऑक्टेन का, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, उसी को आप नाम दोगे ऑक्टेन नंबर ऑफ गिवन फ्यूल। क्या आप सब बच्चे समझ पाए बेटा? किसी भी फ्यूल का अगर ऑक्टेन नंबर निकालना है तो उसकी नॉकिंग मेजर कर ली। नॉकिंग मेजर करने के बाद हमने एक मिक्सचर प्रिपेयर किया है नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का, और उसकी नॉकिंग इसकी नॉकिंग से मैच करा ली। उसके लिए आप इसका चेंज कर दो परसेंटेजेस। तो जिस टाइम पर जिस परसेंटेज पे नॉकिंग मैच कर जाएगी उस परसेंटेज आइसो ऑक्टेन को हम बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ये कॉपी कर लो और चाहिए तो एक नोट स्टार्टिंग में लिख लो कि anti-knock property of fuel, gasoline fuel, is expressed in terms of octane number. Anti-knock property of gasoline fuel is expressed in terms of octane number. And for this, a scale has been set up. A scale has been set up where normal heptane and isooctane have been selected as standards. Normal heptane and isooctane have been selected as standards. ये कॉपी कर लो बाकी जो लिखा हुआ है। Any confusion? Any student you ask? So can you repeat the note? Note मैंने बोला है बेटा कि anti-knock property of fuel is expressed in terms of octane number, and for this a scale has been set up where normal heptane and isooctane have been selected as standards.
डन बेटा? Yes, sir. ओके, इसमें एक नोट लिख लो बेटा। और knocking can be reduced or octane number can be improved of gasoline. Octane number can be improved of gasoline by adding certain compounds. By adding certain compounds known as anti-knock compounds. Known as anti-knock compounds. इसके एक दो एग्जांपल्स लिख लो। एक को बोलते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड, C2H5 होल 4Pb। इसके अलावा एक एग्जांपल इसका पॉपुलर है आयरन पेंटा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल एटसेट्रा। और by structural modification of fuel, or by structural modification of fuel, or by structural modification of fuel like cracking, isomerization, aromatization। इसीलिए वो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वहां पर कि वो आपको हेल्प करती हैं एक नॉकिंग, किसी भी फ्यूल की नॉकिंग रिड्यूस करने में। तो कौन कौन से प्रोसेसेस है? क्रैकिंग है, आइसोमेराइजेशन है, एरोमेटाइजेशन है। तो these are the processes by which you can modify the structure of the fuel, and accordingly the octane number of fuel will improve. Is it clear to everybody? Sir, cracking Yes. क्या बेटा? cracking और कौन से फ्यूल और कौन से प्रोसेस? क्रैकिंग, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन। Yes. अब इसमें एक डीजल फ्यूल के लिए भी थोड़ा सा लिख लो, ऑल्दो इतना उसके लिए पूछते नहीं है। डीजल फ्यूल के लिए होता है जो स्केल, वो बेस्ड होता है C10 नंबर, उसको बोलते हैं। जैसे वहां ऑक्टेन नंबर बोलते हैं ना, पढ़ना मेनली वही है, इसको हल्का सा लिख लो केवल स्केल एक्चुअली में। तो इसमें एक्चुअली दो जो हम चूज करते हैं कंपाउंड, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। जो पेट्रोल इंजन होता है और डीजल इंजन जो होता है वो बिल्कुल अलग टाइप के फ्यूल्स का है। तो इसीलिए गलती से भी पेट्रोल इंजन में डीजल नहीं डलवाना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गलती मेरे से एक बार हो चुकी थी, तो फिर वो इमीडिएट वो जो पेट्रोल पंप पे लोग होते हैं वो उस टैंक को एम्प्टी करते हैं। तो इसमें डीजल फ्यूल में क्या होता है कि जितना ज्यादा ओपन चेन, स्ट्रेट चेन होगा उतना अच्छा फ्यूल होगा, इसको ऐसा मानते हैं। तो इसमें एक कंपाउंड है जिसको बोलते ही C10 है, ठीक है, CETAN। ये CH3, CH2 होल 14 और CH3। तो ये क्या है? 16 कार्बन एटम का एल्कीन है। तो 16 कार्बन एटम के एल्कीन क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल हेक्साडेकेन। इसका C10 नंबर एज्यूम किया गया 100। और जितनी ब्रांच होगी, जितना अच्छा एरोमेटिक होगा, उतना वो खराब डीजल के लिए अपना फ्यूल हो जाएगा, डीजल इंजन के लिए। तो ये एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं 1-मिथाइल नैप्थलीन। 1-मिथाइल नैप्थलीन। इसके लिए जो C10 नंबर है वो है 0। ये assumption, इतना कॉपी कर लो, दैट इज इनफ।
हो गया बेटा? सर एक डन। डन ना? अभी बुकलेट निकालिए बेटा सारे बच्चे। होम असाइनमेंट 1 पे जाइए और क्वेश्चन नंबर 25 अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। और एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो सीधे सीधे आपका आंसर किसके बेसिस पे आएगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है और सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसमें जब इक्विटोरियल पोजीशंस पे ग्रुप्स होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो बी केयरफुल, गलती से भी ये मत कर देना कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। बुकलेट है ना बेटा सबके पास? यस सर। कोई बुकलेट भेज देना भाई, किसी ने डिमांड किया है ग्रुप पे। एनीवन इज हैविंग, प्लीज भेज दो उसको। केवल हार्ड कॉपी है? चलिए देखिए किसी ने भेज दिया है।
सबने सोच लिया बेटा? देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर, सबसे पहले तो उसने कहा है कि सिस और ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने क्या किया है, मुझे मालूम है कि दोनों अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे, राइट। तो मैंने 2 इक्विटोरियल पोजीशन मिथाइल के साथ साइक्लोहेक्सेन 1,2 बना दिया। अब ये है क्या, ये सिस है कि ट्रांस, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको आप वो अपर लोअर वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, तो इसके बेसिस पे ये लोअर है, ये अपर है, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म हो गई बेटा? ट्रांस। और ये यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है, कैसे पता चलता है? बोथ इक्विटोरियल, राइट। इस वाले में एक इक्विटोरियल है और एक एक्सियल है, तो ये तुम्हारा अपर है, ये वाला भी अपर है, ये सिस फॉर्म है और जो लेस स्टेबल है, तो इसमें अपने को स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती से ट्रांस को हमेशा ज्यादा स्टेबल मत बोल देना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रटा हुआ है ट्रांस ज्यादा स्टेबल, ट्रांस ज्यादा स्टेबल। ये तो फॉर्चुनेटली यहाँ निकला, इसी क्वेश्चन में बदलेगा आंसर। ये आ गया अगर स्टेबिलिटी, तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा बेटा? सिस ग्रेटर देन ट्रांस। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? दूसरा वाला देख लो, तो इसमें क्या बोलता है? 1,3 है ना, तो 1,3 मैंने दोनों इक्विटोरियल बना दिए। फिर इसी तरह से एक एक्सियल कर दिया और एक को इक्विटोरियल रहने दिया। तो इसमें देख लो, ये ज्यादा स्टेबल, ये तो अपने को मालूम है, बट ये ट्रांस आया कि सिस, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारा इस समय लोअर है और ये यहाँ पर लोअर है। लोअर लोअर मतलब सिस, यानी सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल निकला इसमें, ये ऑफ कोर्स ट्रांस हो गया। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकला बेटा? सिस ग्रेटर देन ट्रांस, ये आ गया। अब अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो एचओसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ट्रांस ग्रेटर देन सिस। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी तरह से आप 1,4 के बारे में सोचो। सबसे पहले तो आप इक्विटोरियल लगा दो, बोथ इक्विटोरियल। अब डिसाइड करो सिस है कि ट्रांस है, तो ये लोअर है, ये अपर है, यानी ये ट्रांस आ गया, ठीक। और जिनको लोअर अपर वगैरह निकालना नहीं आता है, वो जाकर क्या रिवाइज कर ले? आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दिया, ये ऑफ कोर्स सिस हो गया। तो फिर यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया बेटा? ट्रांस ग्रेटर देन सिस। तो एचओसी का ऑर्डर क्या होगा? सिस ग्रेटर देन ट्रांस। एकदम आसान तरीके से आपको आंसर निकल गया। किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो बोलो, वरना इसको कॉपी करो। इट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं और ट्रांस ट्रांस के चक्कर में सब गड़बड़ कर देते हैं। आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है, तो आपको कहीं कुछ थियरी की जरूरत नहीं है। आप केवल इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से अटेम्प्ट करना। तो होम असाइनमेंट पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। होम असाइनमेंट 1 बेटा पूरा अटेम्प्ट कर लेना। इसको भी कॉपी कर लो। सर फर्स्ट वाला नहीं हुआ। क्या फर्स्ट वाला नहीं हुआ? सर वो फर्स्ट प्रीवियस पेज का कॉपी। अच्छा, कॉपी नहीं हुआ है। डन सर। इसको भी कॉपी कर ले। जिन्होंने कॉपी कर लिया दे कैन लीव नाउ, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर कर लेना बेटा।